फ्रेंड्स, मेरा नाम योगेश कुमार सिंह है। मैंने बीटेक सिविल इंजीनियरिंग से किया था एनआईटी जालंधर। मैं 2014 का पास आउट हूँ। मैंने इंजीनियरिंग सर्विस एग्जामिनेशन 2018 में क्लियर किया और मेरी रैंक 59 थी। जब मैं फाइनल ईयर में था तो हमारे कॉलेज में मतलब हमारे पास 3 ऑप्शंस थे कि या तो गेट के थ्रू किसी पीएसयू में जाएं, या फिर कैंपस सिलेक्शन से किसी प्राइवेट कंपनी में जाएं, और या फिर इंजीनियरिंग सर्विसेज की तैयारी करें। तो चूँकि उस समय इंजीनियरिंग सर्विसेज के सिलेबस में जीएस वाला पोर्शन होता था और वो मेरा काफ़ी वीक था और इंटरेस्ट भी नहीं था मेरा उसमें, तो मैंने उस समय इंजीनियरिंग सर्विसेज की तैयारी के बारे में नहीं सोचा और मैंने कैंपस सिलेक्शन को सेलेक्ट किया। हमारे कॉलेज में ऐसा था कि आप किसी एक ही कोर कंपनी में प्लेसमेंट ले सकते हो, एक से ज़्यादा में आप नहीं बैठ सकते हो अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो। L&T मेरी ड्रीम कंपनी हुआ करती थी उस समय और मेरा सिलेक्शन भी हो गया था उसमें। जब आप L&T में जाते हो तो आपके पास 2 ऑप्शंस होते हैं, या तो आपकी पोस्टिंग साइट पे होगी या फिर हेडक्वार्टर्स में होगी। तो हेडक्वार्टर्स में तो ज़्यादा काम नहीं होता है, डिज़ाइन से रिलेटेड काम होते हैं, मंडे टू फ्राइडे का जॉब होता है, सैटरडे संडे छुट्टी होती है। लेकिन अगर आप साइट पे जाते हैं तो साइट में जो काम होता है आपका प्लानिंग का होता है, और दूसरा ऑप्शन होता है आपके पास कि आपको साइट पे मतलब एग्जीक्यूशन का काम दिया जाएगा। L&T की स्टार्टिंग पैकेज काफ़ी कम होती है और वो 1 वीक की ट्रेनिंग आपको चेन्नई में देते हैं। वहाँ काफ़ी आपको अच्छे से रखा जाता है, फिर अचानक से आपको 1 हफ्ते के बाद साइट पे भेज दिया जाता है। L&T की एक सबसे बड़ी डिमेरिट ये है कि वहाँ पर आपको कोई स्पेसिफिक ट्रेनिंग नहीं दिया जाता। आपको डे 1 से काम अलॉट कर दिया जाता है और आपको काम पे जा करके वही सीखना है, वही उसको एग्जीक्यूट करना है, प्लानिंग्स वगैरह बता दिए जाते हैं और उसको आपको करना होता है। L&T में जो है मेरा प्रोजेक्ट जो था वो रेवाड़ी मनहेरू रेलवे डबलिंग प्रोजेक्ट था हरियाणा का। इस जगह पर रेवाड़ी से लेकर मनहेरू का डबलिंग प्रोजेक्ट चल रहा था, यानी कि एग्जिस्टिंग लाइन के साथ हमें एक और लाइन नया लाइन कंस्ट्रक्ट करना था, प्लस इलेक्ट्रिफिकेशन करना था हमें उस लाइन का। L&T में जो हमारे परफॉर्मेंस को रेट करने के लिए PLR सिस्टम और रेटिंग सिस्टम चलता है, जिसमें प्रोजेक्ट मैनेजर जो है आपके जो होते हैं वो आपको रेट करते हैं आपके 1 साल के वर्क के हिसाब से। इसमें रेटिंग्स जो होती है 3 to 8 के हिसाब से रेटिंग जाती है, जिसमें मिनिमम 3 होता है और मैक्सिमम 8 रेटिंग्स होते हैं। जो जिसकी रेटिंग अगर लगातार 2 साल 3 या 4 रेटिंग रहती है उनको L&T निकाल देती है, और जिनकी रेटिंग 7 8 रहती है उनको काफ़ी मतलब अच्छा ग्रोथ मिलता है और काफ़ी मतलब प्रमोशंस वगैरह फास्ट उसके होते हैं। तो L&T में मेरा काम जो था जनरली अर्थवर्क से रिलेटेड था। तो इसमें मुझे मतलब इम्बैंकमेंट की तैयार करवाना पड़ता था रेलवे का, और धीरे धीरे फिर मुझे प्लानिंग में दे दिया गया जहाँ पे मुझे क्लाइंट बिलिंग वगैरह हैंडल करना पड़ता था। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया मेरा कैंपस सिलेक्शन L&T में हुआ था। यहाँ पर मैंने 3 साल जॉब किया। मेरी ज्वाइनिंग 1 जुलाई 2014 में हुई थी। तो मैं कुछ शेयर करना चाहूँगा कि मेरा पर्सनल वर्क एक्सपीरियंस वहाँ का कैसा रहा। तो जैसे कि मैंने बताया कि कॉलेज से मैं निकल के नया वहाँ पर गया था। L&T में ऐसा होता है कि आपको स्पेसिफिक ट्रेनिंग ऐसा कुछ नहीं कराते हैं, वो आपको डे 1 से अलॉट कर देते हैं। हालांकि कई चीज़ें डिपेंड करती है कि आपके प्रोजेक्ट मैनेजर कैसे थे, इन पे भी डिपेंड करता है। L&T का जो आपका स्ट्रक्चर होता है उसमें करियर ऐसा होता है कि आप GT की तरह ज्वाइन करते हैं। आपके ऊपर एक मैनेजर होता है, उस मैनेजर के ऊपर आपके प्रोजेक्ट मैनेजर होते हैं। तो मुझे जैसा कि था कि डे 1 में एक्सकेवेशन का काम दिया गया था, जैसा कि मैंने कहा मुझे अर्थवर्क का काम दिया गया था। तो इस पर मुझे फॉर्मेशन तैयार करने के लिए एग्जिस्टिंग रेलवे ट्रैक के लेफ़्ट साइड में मुझे फॉर्मेशन तैयार करने के लिए एक्सकेवेशन प्लस फॉर्मेशन जैसा रिक्वायरमेंट हो वैसा काम करवाना था। और मुझे एक सिग्नलिंग की केबल की जो है पोजीशन की लिस्ट दी गई थी। उस लिस्ट के हिसाब से ऐसा था कि सारे केबल्स राइट साइड पे हैं, बट जब मैं एक्सकेवेशन स्टार्ट करवाया वहाँ पर JCB से तो लेफ़्ट साइड में केबल्स निकले और इस कारण से सिग्नल लॉस्ट हो गया वहाँ का। और रेलवे के जो आपके थे मतलब सिग्नल लॉस्ट हो जाने के कारण ट्रैफिक बंद हो गया था रेलवे का।
इसके कारण काफ़ी इशू जनरेट हुआ। मैं काफ़ी डरा हुआ था, एक्चुअली मेरा पहला दिन था वर्क का। मैंने इतनी सारी चीज़ें एक्सपेक्ट नहीं की थी कि ऐसा कुछ होगा मेरे साथ। तो ऐसी चीज़ें हैं, अगर आप जाते हैं तो ऐसी चीज़ों के लिए तैयार रहें। ऐसा नहीं है कि आपके साथ ऐसा होगा ही, बट ऐसा हो सकता है। जनरल जो डे टू डे वर्क था हमारा, तो 9 बजे से साइट शुरू होता था, साइट पे वर्क 9 to 5 का जॉब चलता था। चूँकि एग्जिस्टिंग ट्रैक के किनारे काम कर रहे थे हम लोग, तो नाइट में वहाँ पर अलाउड नहीं था वर्क, इसलिए 9 बजे सुबह से 5 बजे शाम तक का हमारा काम होता था। L&T में जो काम होते हैं 2 तरह से होते हैं। एक तो कुछ काम ऐसे होते हैं जो हम अपने खुद की मशीनरी से करवाते हैं, कुछ काम ऐसे होते हैं जो हम सब कॉन्ट्रैक्टर्स को देते हैं और सब कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू काम करवाते हैं। तो मेरा जो काम था वो सब कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू करवाना होता था हमें। इसमें हमें क्या होता था, 1 वीक का पूरा प्लानिंग दे दिया जाता था कि इस स्ट्रेच में आपको ये काम कराने हैं और उसको आपको कंप्लीट करना है। और हर सैटरडे की शाम को मीटिंग होता था प्रोजेक्ट मैनेजर के सामने। उसमें आपको सारे इनपुट्स देने होते थे, लाइक अगर आपने कर लिया तो ठीक है, नहीं किया तो क्या क्या प्रॉब्लम्स आई, इन सब चीज़ों के लिए हर सैटरडे शाम को मीटिंग हुआ करता था। अब जैसे ये रेलवे का प्रोजेक्ट था, तो इसमें 3 लेवल्स पे अथॉरिटीज़ थी। एक तो L&T था जो कॉन्ट्रैक्टर की तरह काम कर रहा था, बीच में एक कंसल्टेंसी थी, और उसके ऊपर एक हमारा क्लाइंट था जो RVNL था। तो कोई भी सेक्शन का जब काम आप कंप्लीट करते हो तो इसका अप्रूवल पहले कंसल्टेंसी करता है, उसके बाद इसका बिल हम सबमिट करते हैं। हर मंथली बिल होता था L&T का। इस बिल को सबमिट करते थे क्लाइंट के पास। क्लाइंट इनका सैंपल टेस्ट वगैरह करके अप्रूव करती थी। चूँकि जो मेरा काम था वो सब कॉन्ट्रैक्टर से हम लोग करवा रहे थे, तो हमारा ऐसा रूल फॉलो होता था कि क्लाइंट ने जो मटेरियल या क्वांटिटी अप्रूव किया, हम उसी का पेमेंट आगे सब कॉन्ट्रैक्टर्स को करते थे। इसी दौरान बीच में मुझे इन एक्सटर्नल ऑडिट का भी काम दिया गया था। ISO 9001 के सर्टिफिकेशन के लिए ब्यूरो वेरिटाज नाम की कंपनी थी, फर्म थी, जो आई थी हमारे ऑडिट के लिए। तो इस बीच मैंने ऑडिट का भी काम करवाया था। ऑडिट में आपका मेन चीज़ थी कि आप सारे डॉक्यूमेंट्स और जो आपके टेस्टिंग के इक्विपमेंट्स हैं, उसका कैलिब्रेशन सर्टिफिकेट, इन सब चीज़ों को आप प्रॉपर रखते हो या नहीं रखते हो, प्लस सारे मशीनें आपकी कैलिब्रेटेड हैं या नहीं हैं, डॉक्यूमेंट्स अप टू डेट हैं या नहीं हैं, जो आपके क्यूब्स वगैरह हैं उसका आपने प्रॉपर क्यूरिंग किया है या नहीं किया है, आपका जो प्लान है, वर्क प्लान, क्वालिटी एश्योरेंस प्लान होता है एक्चुअली QAP, तो QAP को आप प्रॉपर फॉलो कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, इन सब चीज़ों को इसमें दिखाना पड़ता है। कुछ दिनों के लिए मुझे पीवे का वर्क भी दिया गया था। पीवे के वर्क में आपका जैसे कि आता है USFD टेस्टिंग वगैरह होती है, रेल्स की वेल्डिंग ऑफ रेल्स होते हैं, तो इनका काम भी मैंने किया हुआ है कुछ दिन। बाकी L&T में जब आप 1 साल काम कर चुके होते हैं, GET का ट्रेनिंग पीरियड पूरा कर चुके होते हैं, तो वो आपको एक बार अपॉर्चुनिटी देती है MTech करने के लिए। इनका कोलैबोरेशन है IIT दिल्ली, IIT मद्रास, इन सब से। तो इसके लिए आपको फॉर्म अप्लाई करना पड़ता है। अगर आपका सिलेक्शन हुआ तो आप MTech कर सकते हैं। जनरली ये कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट से MTech करवाते हैं या फिर स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग से करवाते हैं, जैसी इनकी रिक्वायरमेंट होती है उस हिसाब से। इसमें ऐसा है कि जब आप MTech के लिए ऑप्ट करते हैं और आपका सिलेक्शन हो जाता है, तो आपकी बॉन्ड पीरियड वो एक्सटेंड हो जाती है 2 सालों के लिए। और अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि L&T में ग्रोथ कैसा है। तो जब आप L&T ज्वाइन करते हो तो एज ए GET ज्वाइन करते हो। इसके बाद जैसे ही आपका 1 साल ट्रेनिंग का पूरा होता है, आपको सीनियर इंजीनियर का पोस्ट दिया जाता है। सीनियर इंजीनियर से आप आगे की और 2 से 3 साल लगते हैं हर प्रमोशन में। तो सीनियर इंजीनियर से आप असिस्टेंट मैनेजर से मैनेजर के पोस्ट पे जाते हैं। मैनेजर के बाद इनका M1, M2, M3 इस तरह से कैडर स्टार्ट हो जाता है। आपके परफॉर्मेंस के हिसाब से आपको वर्क अलॉट किया जाता है। हो सकता है कि आप M1 हो और आपको प्रोजेक्ट मैनेजर बना दिया जाए, ऐसा भी हो सकता है कि आप M3 पे हो फिर भी प्रोजेक्ट मैनेजर आपको ना बनाया जाए, डिपेंडिंग ऑन आपके लीडरशिप क्वालिटीज कैसी हैं या फिर आपका परफॉर्मेंस पुराने प्रोजेक्ट्स में कैसा रहा है, इस पर डिपेंड करता है। L&T की सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें नेपोटिज्म नहीं है। मतलब ये है कि जो हायर पोस्ट्स हैं वो ऐसा नहीं है कि आप CMD के बेटे हो तो फिर आप CMD बनोगे, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर एक फेयर चांस दिया जाता है सबको। जो सारे टॉप पोस्ट्स हैं वो आपके परफॉर्मेंस और वर्क एक्सपीरियंस के हिसाब से बनते हैं।
जब आप एल&टी की प्रोफाइल में सर्च मारोगे कि पुराने CMDs लाइक SNS सर के बारे में सर्च मारोगे या नायक सर के बारे में सर्च मारोगे, तो आपको पता चलेगा कि इन्होंने कभी ना कभी एल&टी ज्वाइन किया था एज ए DET या JET, और वो आज कंपनी की टॉप पोस्ट पे बैठे हुए हैं। इसके बाद फिर 2017 में इंजीनियरिंग सर्विसेज का सिलेबस चेंज हुआ था। तो 2017 में इंजीनियरिंग सर्विसेज चेंज करने के बाद, सिलेबस चेंज होने के बाद, जो इसमें था GS वाला पोर्शन था वो हटा दिया गया था और इसमें नई चीज़ें ऐड कर दी गई थी लाइक एथिक्स और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, इलेक्ट्रिकल के कुछ पोर्शंस, ये सब ऐड कर दिए गए थे। तब मैंने सोचा कि मुझे एक अटेम्प्ट इसमें लेना चाहिए था। चूँकि 3 साल मेरी पढ़ाई छूट चुकी थी, तो मैंने दिल्ली में रह करके तैयारी करने का सोचा और यहाँ पर 1 साल मैंने मेडीजी में कोचिंग की। इसी दौरान गेट में मेरा रैंक आया, 2018 गेट में 320 रैंक आया। इस रैंक पे मेरा सिलेक्शन न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया NPCIL में हुआ। NPCIL और बार्क जो है, इन दोनों की ट्रेनिंग 2018 बैच तक के जो थे सिलेक्टेड लोग, इनके साथ होती थी। 2019 से इन्होंने सेपरेट कर दिया। तो मैं एक बार NPCIL के बारे में भी बताना चाहूँगा आप लोगों को। NPCIL का काम काफ़ी कोर है। इसमें मेनली जो है सिविल वालों के लिए स्पेशली जो है काम, हमारा न्यूक्लियर पावर प्लांट कंस्ट्रक्शंस वगैरह का होता है। तो इसकी एक अगर डिमेरिट के रूप में आप देखेंगे तो डिमेरिट इसका ये है कि इसमें फर्स्ट 1 ईयर का जो पैकेज होता है वो काफ़ी कम होता है। इसमें आपको स्टाइपेंड के रूप में दिया जाता है। लाइक 2018 बैच तक जो आपको स्टाइपेंड मिलता था वो 35,000 पर मंथ था। 2019 से इसे बढ़ाकर 50,000 कर दिया गया है। और इसमें एक बॉन्ड होता है कि अगर आप छोड़ते हो उसको तो आपको 1 साल का पूरा स्टाइपेंड उनको रिटर्न करना पड़ता है। जैसे कि मैंने 2018 बैच से ज्वाइन किया था 1 अगस्त को, तो मेरा बॉन्ड 4,30,000 रुपये का था। दूसरी चीज़ थी कि इसमें क्लासेस होती थी रेगुलर, जिसमें आपको न्यूक्लियर फिजिक्स, एक्सेलरेटर्स एंड और रिलेटेड जो फील्ड की चीज़ें हैं, अर्थक्वेक, सिस्मिक एनालिसिस, इन सब चीज़ों के बारे में पूरा क्लासरूम कोर्स किया जाता है, जिसमें बार्क और NPCIL दोनों का साथ होता था। NPCIL जो है, इसका पोस्ट जो है नॉन गैजेटेड है, चूँकि ये PSU है। और दूसरी इसकी एक डिमेरिट है कि इसके जो सारे लोकेशंस हैं वो काफ़ी रिमोट हैं। जैसे कि कुडमकुलम हो गया, गोरखपुर में भी इसका नया एक साइट बन रहा है, काकड़ा पार हो गया। ये साइट्स जो होते हैं काफ़ी रिमोट होते हैं, तो ये एक इशू है। लेकिन काम इनका काफ़ी टेक्निकल होता है और अच्छा होता है। तो अगर आपका इंटरेस्ट टेक्निकल चीज़ों के ऊपर है, मतलब आप अपना अप्लाई करना चाहते हैं कि मैंने बीटेक सिविल से किया है, मैं इसको अप्लाई करना चाहता हूँ, या मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, तो आप इनको चुन सकते हैं। लेकिन अगर आपका प्लान है कि नहीं ठीक है, मुझे आगे तैयारी भी करनी है, तो चूँकि इनका काफ़ी रेगुलर क्लासेस होते हैं, 7 to 8 आवर्स का रोज़ का क्लास होता है, प्लस हर 1.5 महीने में इनका एग्ज़ाम होता है, तो वहाँ पे आपको थोड़ी दिक्कत हो सकती है। वहाँ रह करके तैयारी करना थोड़ा मुश्किल होगा। दोस्तों, अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि NPCIL में पोस्टिंग का प्रोसीजर क्या है। जैसा कि मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि यहाँ पर क्लासरूम ट्रेनिंग होती है 1 साल के लिए, और यहाँ पे हर 1.5 महीने में आपका एग्ज़ाम होता है। तो इसकी क्वालिफाइंग मार्क्स होती हैं 60% होती हैं। जैसा जो परफॉर्म करता है उस एग्ज़ाम्स में, उसके हिसाब से ये एक रैंकिंग्स बनाते हैं। इस रैंकिंग के हिसाब से आपको चॉइस दिया जाता है कि आप किस साइट को ऑप्ट करना चाहते हैं, और उसी के हिसाब से आपको फाइनली एट द एंड ऑफ द ईयर आपको एलोकेट किया जाता है कि आपको ऐसी साइट पे जाना है। मैं बता दूं कि जैसे कि NPCIL है, इसका मेन काम है न्यूक्लियर पावर प्लांट्स का कंस्ट्रक्शन करना और ऑपरेशन करना। जो इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल के लोग होते हैं उनका मेजर काम होता है ऑपरेशन से रिलेटेड, जबकि जो सिविल के लोग जाते हैं उनका मेजर काम होता है न्यूक्लियर पावर प्लांट का कंस्ट्रक्शन करना और मेंटेनेंस करना। जिस समय शटडाउन है, अगर उसमें कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो उसका मेंटेनेंस का काम हो रहा है। ये डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के अंतर्गत आती है PSU। कई लोगों को ऐसा डर होता है कि न्यूक्लियर रेडिएशन से हमें इफेक्ट हो सकता है या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, तो उनके लिए मैं बता दूं ऐसा कुछ नहीं है। प्रॉपर सेफ्टी मेजर्स लिए जाते हैं और
रेडिएशंस वगैरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होती है अनटिल अनलेस अगर कोई एक्सीडेंट्स ना हो जाए। तो जब आप ट्रेनिंग पूरा कर लेते हैं एमपीसीआई में तो आपकी जो स्टार्टिंग पोस्ट होती है साइंटिफिक ऑफिसर सी क्लास से शुरू होती है। जैसा कि साइंटिस्ट की जो कैटेगरीज हैं वो ए बी सी इस तरह से बढ़ती जाती है। तो इसमें क्या होता है, आपको स्टार्टिंग टाइम पे 3 प्रमोशन दे करके सीधा एसओसी से आपके काम स्टार्ट करवाया जाता है। इसी दौरान जो है मैंने ईएससी का मेंस और इंटरव्यू हो गया था। मेरा सिलेक्शन हुआ ईएससी 2018 में, मेरा रैंक 59 आया। चूँकि मुझे हाइयर मायोपिया का केस था, मेरे आई साइट्स जो थे -6.5 एंड -7 की ग्लासेस थी दोनों आँखों में। तो इस कारण से मुझे कोई टेक्निकल ब्रांच तो यहाँ पे नहीं मिला, मुझे स्टोर सर्विसेज मिला यहाँ पर IRSS। मैं अभी यहाँ पे नायर वडोदरा में ट्रेनिंग कर रहा हूँ और काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है अभी तक का मेरा। यहाँ पर ट्रेनिंग के दौरान ऑल ओवर इंडिया अलग अलग PUs जो प्रोडक्शन यूनिट्स हैं रेलवे के और अलग अलग CTIs में ट्रेनिंग का अवसर मिला और अभी नई नई चीज़ें एक्सप्लोर कर रहे हैं। एट द एंड मैं आप लोगों को ये कहना चाहूँगा कि बैलेंस बनाए रखना ज़रूरी है, चाहे वो आपका प्रोफेशनल लाइफ हो, पर्सनल लाइफ हो या फिर आपकी पढ़ाई हो। इन तीनों में आपको बैलेंस बनाए रखना ज़रूरी है, अदरवाइज़ प्रॉब्लम हो सकते हैं।